नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर तेज प्रताप यादव ने हसनपुर से भरा पर्चा, बोले मेरी जीत पक्की और तेजस्वी की सरकार बननी तय। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एक बार फिर बोले तेजस्वी की बिहार में हमारी सरकार बनी तो 10 लाख बेरोजगारों को देंगे नौकरी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीता जी के धरती पर कोरोना ना हुई, कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बीजेपी प्रत्याशी का अजीबो गरीब दावा, दर्शक बना प्रशासन। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के चुनाव में भाजपा जेडीयू का सुपड़ा साफ होना है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपसे भी सवाल, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, बी चिराग पासवान, सी नीतीश कुमार और डी कोई और। अपना उत्तर कमेंट में जरूर करें और कमेंट करके अपनी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करें। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेज प्रताप यादव ने हसनपुर से भरा पर्चा, बोले मेरी जीत पक्की है, तेजस्वी सरकार तय। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। दूसरे चरण के लिए मंगलवार को बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब से, जबकि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राजद के तेज प्रताप यादव ने समस्तीपुर जिले के हसनपुर से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। मंत्री नंदकिशोर पटना साहिब से 7वीं बार एनडीए प्रत्याशी के रूप में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि पटना साहिब से वे 7वीं बार नामांकन का पर्चा दाखिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे लिए पटना साहिब सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं, अपितु यह मेरा घर है। इस क्षेत्र के सभी लोग मेरे परिवार के लोग हैं। इनके सुख दुख में साथ रहना मेरा पारिवारिक और नैतिक दायित्व है। तेज प्रताप के साथ भाई तेजस्वी यादव भी थे। इधर तेज प्रताप यादव भी हसनपुर से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। उनके साथ राजद के नेता और उनके भाई तेजस्वी यादव भी थे। तेज प्रताप यादव के नामांकन दाखिल करने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें हसनपुर की जनता पर पूरा विश्वास है कि भारी मतों से इनको जीत मिलेगी और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में सरकार 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार और स्थायी सरकारी नौकरी देंगी। इधर तेज प्रताप ने भी कहा कि हसनपुर की जनता उनके साथ है और उनकी जीत पक्की है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि तेजस्वी सरकार तय है। उल्लेखनीय है कि पिछले चुनाव में तेज प्रताप महुआ विधानसभा क्षेत्र से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने अपना क्षेत्र बदल लिया है। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 3 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए मतदान 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर होगा, जबकि मतगणना 10 नवंबर को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक बार फिर बोले तेजस्वी, बिहार में हमारी सरकार बनी तो 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को एक बार फिर से कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक कर 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर विकास होगा। तेजस्वी ने ये बातें हसनपुर के मंगलगढ़ में मीडिया के साथ संक्षिप्त बातचीत के दौरान कही। समस्तीपुर की 140 हसनपुर विधानसभा सीट से मंगलवार को राजद प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने नामांकन का पर्चा आरओ सह DCLR जयचंद्र यादव के समक्ष दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के समय उनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव मौजूद रहे। इससे पहले कोविड-19 के संदर्भ में जारी गाइडलाइन के निर्देशानुसार प्रत्याशी सहित तेजस्वी यादव एवं भोला की थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजेशन किया गया। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही पर्चा दाखिल करने के लिए नामांकन कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी गई। तेज प्रताप यादव ने 3 सेट में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन के 5वें दिन 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ तेज प्रताप यादव का ही नामांकन हुआ, जबकि 139 रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से 5वें दिन भी नामांकन का खाता नहीं खुल सका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीता जी के धरती पर कोरोना ना हुई, कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बीजेपी प्रत्याशी का अजीबोगरीब दावा, मूक दर्शक बना प्रशासन। जी हां दोस्तों, कोरोना सटट नईखे, अहम सीता जी समाइल बाड़ी, वाल्मीकि के तपोभूमि बा, केहू के कोरोना ना हुई। बेतिया में कल नामांकन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर जनसभा करने वाले बीजेपी विधायक ने खुले मंच से कुछ ऐसे ही भाषण दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में बेतिया के रमना मैदान में सोमवार को हुई जनसभा में कोरोना से संबंधित नियमों का मखौल उड़ा दिया गया। बीजेपी के उम्मीदवारों के नामांकन के मौके पर यह जनसभा रखी गई थी। बात सत्ताधारी पार्टी की थी, लिहाजा जिला प्रशासन को कोविड से संबंधित कानूनों की याद तक नहीं आई। हद देखिए, इस बेलगाम सभा में लौरिया से बीजेपी के विधायक और भोजपुरी गायक विनय बिहारी सीता मैया और महर्षि वाल्मीकि की कृपा
भाजपा से कोरोना के भाग जाने का दावा करते रहे। सभा में उन्होंने कहा कि पश्चिम चंपारण की धरती में सीता जी समाई हुई हैं, यहाँ कोरोना हो ही नहीं सकता। बेतिया से बीजेपी प्रत्याशी रेणु देवी के नामांकन के बाद ये जनसभा रखी गई थी। इसमें शिरकत करने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। सभा में ज्यादातर लोग बगैर मास्क के थे। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिली। जनता की कौन कहे, मंच पर ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस मामले में राहुल गांधी ने सरकार पर फिर बोला तीखा हमला, सोशल मीडिया पर चलाया नया अभियान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाथरस में दलित लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर फिर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने पीड़िता के परिवार से उनकी मुलाकात के बाद इस घटना के पीड़ित पक्ष पर आक्रमण किया और अपराधियों की मदद की। इसके साथ ही कांग्रेस ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी अभियान चलाया हुआ है। इसमें पार्टी के नेताओं के साथ आम लोग भी अपनी राय रख रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हाथरस जैसी घटना में प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को देखते हुए जरूरी है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि सरकार महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने को लेकर त्वरित और कड़े फैसले करे। उन्होंने यह भी कहा कि इन मामलों में जरूरी है कि सरकार बलात्कारियों को बचाना बंद करे और पीड़ित महिलाओं व उनके परिवार की मदद करने के साथ उनकी सुरक्षा की जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को #स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी अभियान के तहत ट्विटर अपने वीडियो संदेश में कहा कि हाथरस घटना में सरकार का रवैया अमानवीय और अनैतिक है। वे पीड़ित परिवार की मदद करने की बजाय अपराधियों की रक्षा करने में लगे हैं। आइए देश भर में महिलाओं पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, एक कदम बदलाव की ओर। अपने वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने जब हाथरस के पीड़ित परिवार से बातचीत व मुलाकात की कोशिश की तो सरकार ने उस पर आक्रमण शुरू कर दिया। पूरे मामले में प्रदेश सरकार ने अपराधियों को जेल में डालने का काम न करते हुए अपराधियों की मदद की। उन्होंने कहा, मैं फिर कहता हूं कि सरकार अपना काम करना शुरू करे, अपराधियों को पकड़ने के साथ पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, हम सबको समाज को बदलना है, क्योंकि जो माताओं और बहनों के खिलाफ हमारे देश में किया जा रहा है वो सरासर अन्याय है। इस बदलाव के लिए ही हमें सरकार पर दबाव बनाना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस मामले पर बोले संजय सिंह, योगी सरकार के पास कोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में हाथरस मामले की सुनवाई सोमवार को हुई। अदालत ने प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की है। इसी बीच आम आदमी पार्टी सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि हाथरस के पीड़ित परिवार को न्यायालय से ही न्याय मिल सकेगा। सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय ने योगी सरकार को उनके कुकृत्यों, ढिलाई और लापरवाही के चलते कड़ी फटकार लगाई है। देश की जनता पहले ही जान गई थी कि बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के इस मामले में योगी सरकार से न्याय की उम्मीद करना बेईमानी, क्योंकि उनकी कार्रवाइयों से साफ दिखाई दे रहा था कि वो बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय में जो कुछ भी हुआ उसको देख के पता चलता है कि योगी सरकार के पास कोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं था। जब न्यायालय ने अधिकारियों से पूछा कि क्या हाथरस की बेटी किसी अमीर परिवार से होती तो क्या उसके शव को ऐसे आधी रात में जला दिया जाता, इस सवाल का कोई जवाब उन अधिकारियों के पास नहीं था। जब कोर्ट ने सवाल किया कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बताए कि उन्होंने कैसे पता चला कि इस मामले में रेप नहीं हुआ, तो उसका कोई जवाब उनसे नहीं देते बना। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों की इस खामोशी से पता चलता है कि योगी और उनकी सरकार उन आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान कृषि कानूनों के खिलाफ एनडीए की एक और पार्टी ने खोला मोर्चा, गठबंधन से अलग होने के संकेत। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन कर नागौर से सांसद बने हनुमान बेनीवाल ने दोनों के गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही है। सोमवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में सांसद बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा और आरएलपी का गठबंधन रहेगा या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, कभी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। फिलहाल गठबंधन बना हुआ है, टूटा नहीं है। सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से तेवर दिखाने की तैयारी में हैं। सांसद बेनीवाल नागौर से सेना भर्ती एवं लीलन एक्सप्रेस छीनने और कृषि बिलों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। बेनीवाल ने कहा कि हाल ही केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिलों को लेकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कृषि बिलों की कमियां दूर करने की बात रखेंगे। यदि केंद्र सरकार उनकी बात को तवज्जो नहीं देती है तो वे इस मुद्दे को लेकर किसानों की आवाज बुलंद करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में धान का किसान परेशान, बढ़ रहा कर्ज का संकट, प्रियंका बोली एक्शन ले सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार हमला करना जारी है। मंगलवार को प्रियंका ने किसानों के मसले को उठाया और आरोप लगाया कि यूपी में धान की बिक्री कम होने के कारण किसान परेशान हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश के धान किसान बेहद परेशान हैं। धान की खरीद बहुत कम हो रही है, जो थोड़ी सी खरीद हो रही है उसमें
1200 रुपए से भी कम रेट मिल रहा है। यही धान कांग्रेस सरकार में 3500 रुपए तक बिका था। नमी के नाम पर किसानों का शोषण हो रहा है। शायद पहली बार ऐसा है कि धान गेहूं से सस्ता बिक रहा है। प्रियंका ने आगे लिखा कि ऐसे में तो किसान की लागत भी नहीं निकलेगी। किसान अगली फसल कैसे लगाएगा? बिजली बिल में लूट चल रही है। मजबूरन किसान कर्ज के जाल में फंसता जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत इसमें हस्तक्षेप कर किसान को सही दाम दिलाए, वरना कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। धान की खरीद को लेकर यूपी के अलग अलग इलाकों से शिकायत सामने आई है, जहां किसानों का कहना है कि सरकारी केंद्रों पर बिक्री में काफी परेशानी हो रही है। अगर बिक्री हो भी रही है तो काफी कम दामों पर हो रही है। गौरतलब है कि यूपी में प्रियंका गांधी लगातार एक्टिव हैं और हर मसले पर अपनी राय रख रही हैं। प्रियंका गांधी के निशाने पर यूपी सरकार है, फिर चाहे वो हाथरस का मसला हो या फिर किसानों को लेकर कोई भी मुद्दा हो। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या बिहार में पप्पू यादव के साथ गठबंधन करेगी शिवसेना? संजय राउत ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा चुनाव में 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार चलाने वाली शिवसेना, जब बिहार में गठबंधन के बारे में पूछा गया तो संजय राउत ने कहा कि स्थानीय पार्टियां हमसे बात करना चाहती हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगले सप्ताह में पटना जाऊंगा। अभी तक गठबंधन को लेकर किसी से बात नहीं हुई है। पप्पू यादव सहित बिहार की कई स्थानीय पार्टियां शिवसेना से बात करना चाहती हैं। उनसे पूछा गया था कि क्या बिहार में शिवसेना एनसीपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। बिहार में बढ़ रहा है पप्पू यादव का गठबंधन। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव ने रविवार को कहा कि उनकी जाप और उनका पीडीए गठबंधन घरों में बैठकर ट्वीट नहीं खेलते, बल्कि सड़कों पर उतरकर संघर्ष करते हैं। ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद एसएम आसिफ और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से राष्ट्रीय अध्यक्ष वसी अहमद ने पीडीए को समर्थन देने की घोषणा की। पप्पू यादव ने कहा था कि एनडीए हो या महागठबंधन, वहां छोटे दलों को सम्मान नहीं दिया जाता। महागठबंधन में कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि छोटे दलों की हिफाजत करती, मगर पार्टी ने ऐसा नहीं किया। अर्जक अधिकार दल, आजाद भारत पार्टी, इंडियन बिजनेस पार्टी, शोषित समाज पार्टी, राष्ट्रीय जन उत्थान पार्टी, पिछड़ा समाज पार्टी और भारतीय संगम पार्टी ने भी पीडीए को समर्थन देने की घोषणा की है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।